Today we will be learning and very IMP question for your board exam of 6th semester TYBMS Finance Group of International Finance. Okay. So the question is factors determining the exchange rate. Now what are exchange rate? Exchange rate means the exchange rate between two currencies. दोन currency मधल्या exchange rate ला difference ला आपण exchange rate बोलतो. For example, I need to buy an apple. I need to buy an apple from US. ठीक है? US कुठे आलं? Outside India. So this is the transaction between India and US. ठीक है? US मध्ये चालतं, गांधी चालतो का US मध्ये? नहीं चालत. So there is dollars. So इंडिया में चलता है रुपीस, यूएस में चलता है डॉलर. सो वी नीड टू एक्सचेंज दिस. तो टू मैच दिस टू करन्सीज वी नीड टू हैव अ रेट. की बाबा जर मी $1 बद्दल विचार करतोय तर $1 साठी मला किती इंडियन रुपीज द्यावे लागणार. बिकॉज डॉलर इज अन युनिव्हर्सल करन्सी आणि डॉलरला रुपीपेक्षा जास्ती डिमांड आहे. तर माझा एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होणार की फॉर एक्झाम्पल बाबा $1 इज इक्वल टू आजच्या रेट प्रमाणे 67 पॉइंट समथिंग. म्हणजे जर मला $1 ची वस्तू विकत घ्यायची आहे तर मला इंडियन रुपी मध्ये किती रुपये द्यावे लागणार? 67 रुपीज. अँड दिस रेट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज रेट. अभी हा एक्सचेंज रेट कसा डिटरमाइन होतो? हाउ डू यू डिटरमाइन दिस एक्सचेंज रेट और हाउ दिस एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड? पॉइंट नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई. Demand and supply for various things. It can be goods and services which are imported from one country to another country. एका देशातून दुसऱ्या देशात जाणारे goods and services किंवा एका देशाच्या करन्सीला व्हॅल्यू असेल. If you have heard about a market called as forex market. Now what is forex market? जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर विकत घेतो, शेयर विकतो, similarly we can buy and sell these currencies. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम बाइंग कितना $100 कितने रुपया वरती? 67 रुपीज वरती. कितना वैल्यू होगा इंडियन रुपीज में इसका? 67 into 100 6700 $6700. दिवसभरात जर हा 67 चा डॉलर मार्केटच्या डिमांड सप्लायमुळे, मार्केट के डिमांड सप्लाय मतलब मार्केट में लोग डॉलर खरीद रहे बेच रहे ते विकत घेण्यात विकण्यामध्ये 67 वरनं 68 वर झाला तर आय अर्न ₹1 पर डॉलर. एका डॉलर मागे $1. आपण किती डॉलर विकत घेतले? $100 विकत घेतले. तर 100 into 1 मतलब अपना दिन का प्रॉफिट कितना हो गया? ₹100. दिस इज नथिंग बट डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई बाइंग सेलिंग मुळे चेंज होतं. बाइंग सेलिंग की वजह से क्या चेंज होता है? डिमांड सप्लाई. आणि डिमांड सप्लाई मुळे काय अफेक्ट होतं? एक्सचेंज रेट. जितना डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे होता है उतना आपका एक्सचेंज रेट चेंज होता है. सेकंड वन इज इन्फ्लेशन. सोप्या मराठीत महागाई. ठीक है. तर महागाईमुळे कसा चेंज होईल? हाउ कैन इन्फ्लेशन चेंज योर दिस रेट? जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन, आप इंडिया के बाहर से पैसा बोरो करोगे या फिर आप इंडिया के बाहर से क्या करोगे? गुड्स खरीदोगे. आयदर यू विल इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट. आपल्या इथे गुड्स महाग असल्यावर आपण काय करतो? दुसऱ्या मार्केटमध्ये जाऊन घेतो. आपल्या जवळच्या मार्केटमध्ये भाजी महाग असते तर आपण काय करतो? बाजारात जाऊन मतलब वाशी मार्केट, नाशिक मार्केट जाके अगर सब्जी लोगे तो बहुत सस्ता मिलता है. दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. आपल्या कंट्री मध्ये इन्फ्लेशन असेल सो हम लोग क्या करते हैं? बाहर के कंट्री से बोरो करते हैं. और नेचुरली अगर हम लोग बाहर के कंट्री से बोरो कर रहे हो तो उसमें आ गया फॉरेक्स. आणि जिथे फॉरेक्स आला तिथे एक्सचेंज रेट नेहमी अफेक्ट होता है. थर्ड पॉइंट इज इंटरेस्ट रेट. क्या चीज का इंटरेस्ट रेट? इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स अँड डिपॉझिट्स. तुम्ही बँकेत जे डिपॉझिट ठेवता किंवा तुम्ही बँकेकडनं जे लोन घेतात त्याच्यावरचं इंटरेस्ट रेट. अगर इंडिया के अंदर आपको डिपॉजिट पे 2% मिल रहा है या फिर नॉर्मल सेविंग अकाउंट वरती किती टक्के भेटतात? वी गेट 4%. अगर इंडिया के अंदर कितना परसेंट मिल रहा है? 4%. एंड दुबई में अगर आप जा रहे हो, दुबई में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बंदा आपको 8% दे रहा है. तो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे? यू विल इन्वेस्ट इन दुबई. जास्तीत जास्ती काय होईल? दुबईवरनं इंडियामध्ये पैसे आणताना टॅक्स लागेल. टॅक्स लागून तुम्हाला किती टक्के भेटतील? 6% तरी भेटतील. म्हणजे नॅचरली इंडियापेक्षा जास्ती रेट ऑफ रिटर्न भेटते. दिस इज वन फॅक्टर अबाउट डिपॉझिट. इंटरेस्ट रेट मुळे चेंज झाला फॉरेन एक्सचेंज रेट. सेकंड, लोन. इंडिया में अगर लोन का रेट 22% है पर्सनल लोन के लिए आणि तोच लोन जर तुम्हाला दुसऱ्या कंट्रीमध्ये से इन दुबई 14% पे मिल रहा है
सो आप कहाँ से बोरोइंग करोगे? दुबई में से बोरोइंग करोगे। क्यों? क्योंकि 14% में मिल रहा है। अभी इस इंटरेस्ट रेट से क्या होगा? इस इंटरेस्ट रेट से इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ फॉरेक्स होगा। इनफ्लो और आउटफ्लो, जेवढे फॉरेक्स इंडियाच्या बाहेर जाईल येईल तेवढा नॅचरली एक्सचेंज रेट अफेक्ट होणार। तो किस कंट्री का? हम लोग के एग्जांपल में था दुबई आणि इंडिया, त्या दोघांचा एक्सचेंज रेट जो असतो दिनार आणि रुपीजचा एक्सचेंज रेट दॅट वुड बी फ्लक्चुएटिंग बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट फॅक्टर। नेक्स्ट इज योर पॉलिटिकल फैक्टर। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल फैक्टर? पॉलिटिकल फैक्टर म्हणजे अब हम लोग के पास डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि वी चूज अवर पार्टी। अभी फॉर एग्जांपल नाउ इट इज द रूल ऑफ बीजेपी। इफ इन केस इन द नेक्स्ट 5 इयर्स काँग्रेस आता है तर बीजेपीने जेवढ्या पण पॉलिसीज बनवल्या असतील ते काँग्रेस काय करणार? सगळ्यात पहिले त्या थांबवणार आणि स्वतःच्या पॉलिसीज टाकणार। अभी इस बीच में क्या हो जाता है कि जर मी कुठली फॉरेन पॉलिसी लाभवली असेल बीजेपी से, मोदी हैज अप्लाइड अ फॉरेन पॉलिसी विथ चाइना, सो व्हाट विल काँग्रेस डू? चाइना इज अवर एनिमी, आपण चायना सोबत व्यवहार करता कामा नाही। त्यांनी फॉरेन पॉलिसी कॅन्सल केली। फॉरेन पॉलिसी कॅन्सल केल्यामुळे जो फॉरेक्स आपल्याकडे यायचा किंवा आपला पैसा त्यांच्याकडे जायचा वो इफेक्ट हो गया। और नेचुरली अगर आपका फॉरेक्स इफेक्ट हो रहा है तो उसका रेट, एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड चाइना वुड बी अफेक्टेड। टैक्सेशन, नाउ हाउ टैक्सेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर एक्सचेंज रेट। जितना ज़्यादा टैक्स लगेगा आपके इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे, नेचुरली आपका एक्सचेंज रेट बचेगा। ज्या देशात कमी टॅक्स लागतो, ज्या देशात कमी टॅक्स लागतो त्या देशात आपण इन्व्हेस्टमेंट करतो कधी पण। अगर आप ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट करते हो, देशाच्या बाहेर इन्व्हेस्टमेंट करतात, तुम्ही अशाच देशात इन्वेस्ट कराल जिथे कमी टॅक्स लागतो, जैसे कि ऑफशोर, विल बी कवरिंग ऑफशोर इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बाहर के देश में इन्वेस्ट करते हो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि बाबा मला टॅक्स किती लागणार। जसं मागच्या एग्जांपल मध्ये इंडिया में 4% मिल रहा है, बाहर 8% मिल रहा है। 8% में से टैक्स 2% गया तो भी 6% हाथ में आ रहा है, सो इट इज लीचेबल टू इन्वेस्ट ओवर हियर। लेकिन अगर 8% बाहर मिल रहा है, इंडिया में आते आते 4% बन रहा है, तो इट इज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर अस, कारण की इंडिया मध्ये पण आपल्याला तेवढेच भेटत आहे। सो दिस इज हाउ टॅक्सेशन विल इम्पैक्ट योर एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट इज योर गवर्नमेंट पॉलिसी। जैसे हम लोग ने पॉलिटिकल फैक्टर देखा, तसंच गवर्नमेंट पॉलिसी असतात। पॉलिसी रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, पॉलिसी रिगार्डिंग ट्रेड। अगर मेरा ट्रेडिंग करने के लिए बैन आ गया, इंडिया चाइना से ट्रेडिंग आधीच संबंध खराब है, इंडिया एंड चाइना एनिमीज थे पहले, वॉर भी हो चुका है बहुत पहले। जर इंडिया आणि चाइना से, आता इंडिया मध्ये ऑलमोस्ट 60% ऑफ द मार्केट इज बीइंग कवर्ड बाय चाइनीज गुड्स। चाइना के गुड्स में 60% मार्केट कवर हुआ है, क्योंकि चाइना का टैग लाइन ही है चला तो चांद शाम तक, नहीं तो चांद तक, सो इट वुड बी रनिंग थ्रू आउट। तर ते मार्केटमधनं बाहेर काढणं खूप मुश्किल आहे, क्योंकि चाइना प्रोवाइड्स अस अ वेरी चीप क्वालिटी। क्वालिटी पण ठीक असते आणि प्राइस भी बहुत कम रहता है, चीप रहता है, इसके लिए गुड्स आ गए। अगर कल को गवर्नमेंट सोचती है कि चाइना से ट्रेड क्लोज डाउन कर दो, तो डेफिनेटली चाइनीज कंसेप्ट में चाइना का जो भी करेंसी है, चाइना करेंसी और इंडियन करेंसी में बहुत फरक गिरेगा आणि त्यांच्या ट्रेडिंगमुळे एक्सचेंज रेट काय होईल? अफेक्ट होईल। नेक्स्ट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यू हैव बीन लर्निंग दिस पॉइंट फ्रॉम योर 13th स्टँडर्ड या 12th स्टँडर्ड पासून 11th। नाउ व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? काही व्यक्ती असतात ज्यांच्याकडे खूप जास्ती पैसा असतो, काही व्यक्ती असतात ज्यांच्याकडे खूप कमी पैसा असतो। लेकिन प्रकृतीचा नियमच असा आहे, ज्यांच्याकडे जी गोष्ट नसते किंवा जी असते त्याची त्याला कदर नसते। तो सिंपल, जिसके पास पैसा है उसको उस पैसे को कैसे यूज करना है पता नहीं, और जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास भर भर के आइडियाज पड़े हुए हैं। नाउ इफ इसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, जो त्यांनी कचऱ्यासारखा घरी ठेवला आहे किंवा बँकेत ठेवला आहे, त्यांनी जर हे पैसे कोणाला दिले? डेफिसिट पर्सनला दिले, तो ये डेफिसिट पर्सन इस पैसे का क्या करेगा? यूज करेगा। सिर्फ यूज नहीं करेगा, ही विल यूज इट टू द प्रॉपर एक्सटेंट, म्हणजे एकदम बेस्ट यूज करेल आणि या पैशावर तो जे पण काही पैसे कमवेल त्याच्यावरती तुम्हाला काय देईल? तो रिटर्न। आपका पैसा तो वो आपको वापस करने ही वाला है, लेकिन उसके ऊपर रिटर्न देगा, जैसे कि इंटरेस्ट दे सकता है। सो इसमें क्या हो रहा है? इसके लिए जो वेस्ट है वो इसके लिए बेनिफिट है, इसके लिए जो चीज़ ज़रूरत का वो इसके लिए कुछ काम का नहीं। दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और यू कैन कॉल इट एज मोबिलिटी ऑफ फंड या मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। ज्याच्याकडे पैसा जास्ती आहे त्यांनी जर तो पैसा दुसऱ्याला दिला तो कामाचा है, दिस इज मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एंड जिसके पास गुड्स ज़्यादा है, हाँ
गुड्स ज़्यादा आहे, याच्याकडे खूप सारे गुड्स आहे, पण ह्याला काय कामाचं नाही. इसके पास बहुत सारा गुड्स है, इसके काम का नहीं. इसके पास बहुत सारा वुड है, इसका खुद का खेती है, खुद के बहुत बड़े बड़े जगह इसका बहुत सारा वुड है. वुड ठेवून तो काहीच करत नाही. तेच वुड जर ह्यांनी या डेफिसिट पर्सनला दिलं तर हा वुड मधनं फर्निचर बनवेल. ही कैन मेक वेरियस थिंग्स, उसको एक्सपोर्ट करेगा, पैसा कमाएगा, इसको रिटर्न देगा. मतलब क्या, जब आप गुड्स की बात करते हो, रिसोर्सेज की बात करते हो, तो वी कॉल इट एज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ज्याच्याकडे जास्ती आहे त्याच्याकडे, ज्याच्याकडे नाही आहे त्याला देणं. सिमिलर कंसेप्ट में जब आप पैसे की बात करते हो, फंड्स की बात करते हो, so it will be called as mobilization of funds. And last one is value of gold. As you know कि अगर मेरे को किसी और कंट्री से लोन लेना है तो the most monetary concept for you is gold. जितना गोल्ड रखते हो उतना ही करेंसी प्रिंट होता है. And gold gives you a proper security because gold is physical. आणि गोल्ड कधी पण आपण मार्केटमध्ये सेल ऑफ करू शकतो और अपना पैसा वसूल कर सकते हैं. हेंस जो वैल्यू ऑफ गोल्ड रहेगा नेचुरली एक्सचेंज रेट पे नहीं अफेक्ट होना. क्योंकि फॉर एग्जांपल से वी नीड मनी, पैसा ले रहे हैं यूएस से, हम लोग कौन है, वी आर इंडिया, वी आर टेकिंग मनी फ्रॉम यूएस. अभी यूएस वाला इंडिया में आएगा, इंडिया में आके बोलेगा कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ. कितना लोन चाहिए आपको, तो से 10 करोड़ का लोन चाहिए, 10 करोड़ का लोन चाहिए. व्हाट विल इंडिया गिव टू यूएस? इंडिया यूएस को क्या देने वाली है, इंटरेस्ट तो देने वाली है. और व्हाट इज द सिक्युरिटी की यूएस ला त्यांचे पैसे परत भेटेल. तर यूएस काय बोलते, तुम्ही गोल्ड ठेवा. काय ठेवा, गोल्ड. अभी 10 करोड़ का गोल्ड अगर इंडिया से यूएस लेके जा रहे हैं तो बीच में चोरी हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, डूब सकता है, कुछ भी हो सकता है. इतना गोल्ड फिजिकली लेके जा नहीं सकते. इनका गवर्नमेंट भी इनको क्वेश्चन पूछेगा. सो व्हाट इंडिया डज, या फिर व्हाट यूएस डज, तुम लोग गोल्ड रखो लेकिन कौन से करेंसी में, इंडियन रुपी का गोल्ड नहीं. 10 करोड़ का डिनॉमिनेशन डॉलर में कर दो, डॉलर मध्ये कन्वर्ट करा आणि गोल्ड कुठल्या करन्सी मध्ये ठेवायचं, डॉलर. या गोल्डचा टाइटल क्या बोल रहा हूं मैं, टाइटल मतलब ओनरशिप. ओनरशिप विल रिमेन विद यूएस, ओनरशिप विल रिमेन विद यूएस, बट द गोल्ड विल रिमेन विद इंडिया. उस बिहाफ पे यूएस इंडिया को डॉलर नहीं देगी. इंडिया को क्या बोलेगी, आपके पास प्रिंटिंग प्रेस है, कुठला पेपराचा प्रिंटिंग प्रेस नाही, अवर आरबीआई है जिससे करेंसी छाप सकते हो. अगर मैं 10 करोड़ डॉलर इंडिया में छाप रहा हूँ, कुछ फायदा है नहीं, मेरे को 10 करोड़ रुपी लगेगा. तो मैं क्या करूँगा, इस आरबीआई को बोलूँगा 10 करोड़ क्या छापो, रुपीस के नोट छापो और वो पब्लिक में दे दो. और ये 10 करोड़ का लोन मेरे को किधर से मिला, मेरे को एट द एंड यूएस से मिला, जो आप आगे वाले लेसन में पढ़ने वाले हो. कहाँ से मिला, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से मिला. कहाँ से मिला, आईएमएफ किंवा वर्ल्ड बैंक. आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड किंवा वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इज द बैंक विच हेल्प्स अदर कंट्रीज टू डेवलप. ठीक है. सो दिस वाज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. द क्वेश्चन नेम इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट. आपके फर्स्ट मॉडल में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड श्योरली दिस क्वेश्चन विल अराइव फॉर 7.5 मार्क्स. थैंक यू.